हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ये हमारे अमीन पटवारी के सिलेबस का एक प्रमुख हिस्सा है और ये मान लो कि यहाँ से एक ना एक सवाल बनेगा ही। क्लियर है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से सवाल बना सकता है व्यापम द्वारा, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। क्लियर है, ताकि जब भी आपको वहां सवाल मिले तो उन सभी सवालों को आप सही तरीके से जवाब दे पाए और अपना एक नंबर तो एकदम श्योर कर ही ले। क्लियर है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। और साथ ही हमारे चैनल द्वारा आप देख ही रहे हो कि नए पैटर्न के जितने भी पॉसिबल जो सवाल हो सकते हैं उन सभी सवाल को हम ला रहे हैं कंटिन्यू। तो लगातार बनी रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। क्लियर दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें या प्रतिच्छेद करें, तो इस प्रकार जो बने होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो लाइन, ये आपके पास एक लाइन और ये दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, है ना। और ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होती है, ये दोनों लाइन हम देख पा रहे हैं, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट हुए तो इस बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो दोस्तों इसी को हम मूल बिंदु के नाम से भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब निर्देशांक ज्यामिति में जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कोई बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो चार क्वाड्रेंट या चार चतुर्थांश का निर्माण होता है। तो हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। क्लियर दोस्तों, पहले ध्यान समझना इस चीज को। अब यहाँ पर किसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार ऊपर वाला जो वाई होता है ये आपके पास पॉजिटिव होता है। आपके इधर बाएं साइड के जो एक्स होता है ये निगेटिव होता है और नीचे आपके लिए वाई जो होगा ये क्या होगा, आपके लिए निगेटिव का काम करेगा। तो इसमें टोटल कितने क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे भाई टोटल इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर यदि एक्स और वाई होगा तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में हम क्या करते हैं, देखते हैं। आए भी समझ में। ये वाला जो होता है सेकेंड, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट या इसी को द्वितीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें आपके पास जो x और y जो होगा ये किस रूप में होगा, तो x यहाँ पर x एक्सिस कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव होगा। और y एक्सिस चूंकि ऊपर वाला है तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होगा, निगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार यदि नीचे देखेंगे निगेटिव एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस के बीच की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में हम जानते हैं। क्या बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर x एक्सिस भी निगेटिव है ना, यदि x और y की यदि मैं बात करूं तो x भी निगेटिव और साथ ही y भी क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम बात करें x पॉजिटिव एक्सिस और y निगेटिव एक्सिस के बीच की बात करें तो हम कहेंगे y और x एक्सिस के बीच की बात करें तो y क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। और उसी प्रकार या तो हम इसको x y लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख देंगे, x और y लिखेंगे, सब जगह लिख रहे हैं तो x यहाँ पर पॉजिटिव है और y कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास फोर्थ क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या हो, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और इस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। क्लियर है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है। यदि मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x पॉजिटिव होते हैं लेकिन y यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है भाई। आगे सबको समझ में क्या होता है, इसको हम है ना ज्योमेट्री क्लास में और हम अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान समझना इस बात को, यदि मैं ये कहूं कि ये हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। क्लियर दोस्तों, ध्यान समझना। अब ये क्या होता है कि x एक्सिस पर मूल बिंदु से यदि हम कोई बिंदु तक की दूरी तय करें, जैसे यहाँ तक नाम दे दिया हूं b है, ये आपके पास a और ये क्या है, b है।
तो ओ से बी तक की जो डिस्टेंस होगा इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है ओबी बिंदु ए एक्स का निर्देशांक है और इसे किसके नाम से जानते हैं, भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, भुज के नाम से जानते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई है, तो ये एक्स वाई के रूप में हो गया। अब भुज क्या होगा भाई यहाँ पर, तो वही बोला गया है कि ए बी बिंदु ये जो होगा आपके पास, ये जो होगा इसको भुज कहते हैं और ये जो होता है आपके पास ए से बी, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि। ये कहलाता है आपके पास कोटि कहलाता है। और नीचे वाला जो होता है ये क्या कहे, किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये भुज के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखना। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि हमेशा 0 होती है। यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, यदि कोई भी एक पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट की बात करूं, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ध्यान समझना। अब मैं ये कहा कि एक्स एक्सिस पर, किसी भी एक्स एक्सिस पर कि उसकी क्या भाई, एक्स अक्ष पर उसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या होगी यहाँ पर, इसकी जो कोटि होगी ये किसके बराबर होगी, तो कोटि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार यदि मैं मान लो y एक्सिस पर जाता हूँ, ये तो हमने x एक्सिस पर गए, मान लो मैं y एक्सिस पर जाता हूँ तो भी यहाँ पर उसकी जो कोटि होगी ये किसके बराबर होती है, तो कोटि यहाँ पर फिर से किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई ये मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु में होने के कारण, मूल बिंदु में कोई डिस्टेंस नहीं है और कोई डिस्टेंस नहीं है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x के लिए। और उसी प्रकार y के लिए भी कोटि का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। मूल बिंदु 0 के लिए निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे। यदि मैं मूल बिंदु की बात करूं तो मूल बिंदु तो ये है, तो यहाँ पर इन दोनों के निर्देशांक यदि हमको दर्शाना होगा, x और y का निर्देशांक दर्शाना होगा, ये क्या है, आपकी मूल बिंदु है ना। तो यहाँ से y एक्सिस भी गुजरा है और यहाँ से x एक्सिस भी गुजरा है, तो मूल बिंदु पर x और y का निर्देशांक कहेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे भाई ये 0 0 के बराबर होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट ही सही, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है। तो हर एक चीज को बिल्कुल नोट करते चलिएगा, ये एग्जाम में टकराएगा, ये मान लीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्पेशल जानकारी ये है भाई कि हमारे चैनल द्वारा आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का यदि आप स्पेशल कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मात्र 349 रुपए के प्राइस पर मिलेगा। और आप सभी जानते हो कि हमने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं वो सबके सब नए पैटर्न पर आधारित है, आप खुद देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो कोर्स मिलेगा वो भी आपको पूरे के पूरे न्यू पैटर्न पर देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों। साथ में हमारे चैनल द्वारा अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज चालू किया गया है, जिसके प्राइस मात्र 149 रुपए है, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 3 टेस्ट ऐसे होंगे जो संपूर्ण विषय पर आधारित रहेगा। क्लियर है। इसके अतिरिक्त ये हमारे पास अमीन पटवारी की यदि आप संपूर्ण कोर्स परचेस करना चाहते हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेगा, तो इसके प्राइस 599 रुपए रखा गया है। और हमारे चैनल की जो पीडीएफ है यूट्यूब के, उसको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप के इस नंबर द्वारा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना है। एक्स और वाई के मूल बिंदु से यदि मान लो हमको क्या निकालना रहेगा, दूरी निकालना रहेगा। किससे, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हमको एक चीज पता है कि ये भाई हमारे पास एक ज्योमेट्री है जिसमें मैंने कहा कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान समझना। क्लियर है। अब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोला गया है, तो मूल बिंदु से दूरी मतलब इस प्रकार के होगा मेरे पास कुछ ये y एक्सिस और ये x एक्सिस से दूरी। तो मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया x और यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया y। अब मुझे ये दोनों दूरी चाहिए, है ना। कौन कौन सा, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा दूंगा। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है भाई, तो आप सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे फिर तो कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यही होता है भाई। तो मुझे निकालना क्या है, कर्ण का वर्ग, तो लंब क्या है यहाँ पर y, तो मैं लिख सकता हूँ y के स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब x के स्क्वायर। तो आप खुद देख पाओगे कि यदि मान लो कर्ण के स्क्वायर का पक्षांतर कर दिया जाए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम थोड़ा आगे पीछे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में। तो जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोला जाए तो दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और ये कुछ इस प्रकार से आप इस दूरी को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। क्लियर है भाई। आगे सबको समझ में, फटाफट कमेंट करना है यार, है ना।
ताकि मैं अच्छे से अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लाता रहूं। अब हम बात करेंगे निर्देशांक समतल पर किन्हीं दो बिंदु पी x1 और y1 व x2 और y2 के बीच की दूरी। अब मान लो आपको कोई निर्देशांक दे ही दिया जाए, है ना। अब कोई निर्देशांक दे दिया जाए तो उस केस की यदि हम बात करें तो ध्यान समझने इस चीज को क्या बोलना चाह रहा है। वैसे तो आपके डायग्राम में दिया गया है, पर भी मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा एक लाइन है इस प्रकार से मेरे पास। ठीक है, ये मैंने कहा ये x2 और y2 है। ठीक है भाई, और ये मेरे पास मान लेता हूं कि x1 और y1 है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि आप एक चीज नोट करके बताओ, यदि मैंने कहा ये मेरे पास x एक्सिस है और मेरे पास ये y एक्सिस है, ध्यान समझना। क्लियर है। ये फार्मूला कहां से आया ये भी तो हमको पता चलना चाहिए, है ना भाई। फार्मूला आ कहां से रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, मैंने कहा कि यहां से यहां तक की लाइन की यदि मैं बात करूं, ध्यान समझने, ये दोनों लाइन के बारे में ध्यान से देखना। ठीक है, या मैं इस लाइन की बात करूं यहां से यहां तक, ये कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है। चूंकि आप देख पा रहे हो कि ये पूरे लाइन किसके बराबर है, तो मैंने कहा यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा x1 के बराबर होगा। और यहां से यहां तक की पूरे लंबाई जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा x2 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई ये x2 के बराबर होगा। लेकिन मुझे निकालना कहां तक है, मुझे केवल ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे x2 में से मैं x1 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इसी प्रकार निकालेंगे भाई हम। ध्यान समझ आया। उसी प्रकार यदि मैं ऊपर की बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस यदि y होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास y1 होगा कि नहीं होगा, होगा। और फिर मैंने कहा आपसे कि यदि मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि y2 है, तो आप कहोगे कि उसी प्रकार यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी y2 के बराबर होगा। लेकिन मुझे निकालना यहां से यहां तक का, तो मैं क्या करूंगा, y2 में से y1 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। क्लियर है भाई। y2 में से y1 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। अब मुझे मान लो यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है। एक्चुअल में किस दूरी को बात कर रहा हूं, ये वाली दूरी निकालना है। तो ये वाली दूरी निकालेंगे कैसे, सेम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, क्योंकि ये P बिंदु था और ये मेरे लिए Q बिंदु था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लंब का वर्ग, जैसे यहाँ पर दिया गया है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये अंडर रूट में जैसे हमारे पास पिछले रिजल्ट में आया था, है ना। यहाँ पर x की जगह x माइनस x2 माइनस x1 हो गया और y की जगह y2 माइनस y1 हो गया। लगाने पर सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी आपको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया होगा, है ना, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। उसी डेटा को यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। क्लियर है कि भाई मुझे मान लो इन दोनों डेटाओं को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है इस रूप में। आ गया है भाई सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब मान लो आपके पास सवाल आ गया कि बिंदु P में आपके पास 2 माइनस 3 और Q में 5 माइनस 7 के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या देखे यहाँ पर, एक तो P बिंदु में और एक Q बिंदु में। तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हो कि ये हमारे लिए किसका काम करेगा। जैसे मान लो मैंने कहा ये P बिंदु है और ये मेरे लिए क्या है, Q बिंदु का काम कर रहा है। ध्यान समझना, मैंने P और Q का मान लिख दिया, मुझे P Q का मान ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x2 और y2 और एक है आपके पास x1 और y1। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल में कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं x1 और ये मान लेते हैं y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा भाई y2। क्लियर है। अब हमारे पास दोनों के बीच की दूरी निकालना है, पी क्यू के बीच की। तो पी क्यू का फार्मूला क्या होता है दूरी निकालने के लिए, तो आपको पता है कि x2 माइनस क्या होता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है। क्लियर है समझ में। अब मैं जस्ट मान रख देता हूं, यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पर मान रखा हूं कि x1 का मान क्या है, मेरे पास 2 है और यहाँ पर x2 का मान क्या है, 5 है। तो मैं रखूंगा यहाँ पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार y2 का मान कितना है, 7 है, माइनस 7। ठीक है। उसके बाद माइनस है और y1 का मान कितना है, तो आप कहोगे माइनस का 3 है। क्लियर है। इन दोनों का भी मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर और अंडर रूट तो लगाना ही था। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे 3 और 3 का वर्ग कितना होता है, तो मैंने कहा 9 प्लस यहाँ पर 7 में से 3 घटेगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और माइनस 7 में से यदि मैं
+3 को घटा दूंगा तो बचेगा कितना 4, और -4 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16। क्लियर है। तो आप 9 और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो हम देखेंगे यहाँ पर पी क्यू की जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 5 के बराबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। तो ऐसे मान लो सवाल बने तो उनको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीन पटवारी द्वारा क्या कर रहा है, वो इंटरनल सवाल पूछ रहा है, अंदर के तथ्यों को पूछा जा रहा है ना। ऐसे सिंपल सवाल पूछ सकता है लेकिन पूछेगा नहीं, ये तो अपने दिमाग पे बिठा लेना भाई, है ना। वो क्या करेगा, इंटरनल सवाल पूछेगा आपको, एक्चुअल में उसका क्या रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा, तथ्यों के बारे में पूछना चालू करेगा। उस समय आप क्या करोगे, आप फार्मूला रट कर चले जाओगे। फार्मूला रटने से एग्जाम कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर आपको 4 कथन दिया जाएगा, है ना। फिर तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक एक जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सभी कॉन्सेप्टों को ध्यान से समझना है। क्लियर है दोस्तों, और नोट बिल्कुल करते ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, ध्यान समझना। तो मैंने कहा जब निर्देशांक मूल बिंदु से दूरी और कोण के रूप में लिखे जाते हैं, है ना। मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, और साथ में मैं इसको किस रूप में लिखूं, कोण के रूप में यदि मैं लिखना चाहूं तो उसी को क्या बोला जाता है, बिंदु का ध्रुवीय रूप बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, तो एक दूरी के रूप में और साथ में एक एंगल के रूप में यदि हम लिख दे तो उसी को क्या बोला जाता है, उसका बिंदु का ध्रुवीय रूप के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। अब ये कैसे होता है भाई, तो हमेशा याद रखना बिंदु का ध्रुवीय रूप, है ना। ध्रुवीय रूप जो होता है, कोई भी बिंदु होता है और बिंदु का ध्रुवीय रूप, है ना, बिंदु का ध्रुवीय रूप को हमेशा किस रूप में दर्शाता है, आर और थीटा के रूप में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि मान लो ये हमारे पास एक दूरी है, यहाँ पर P से Q के बीच की दूरी है, और यहाँ पर एंगल दिया गया है, कौन सा, थीटा एंगल दिया गया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाला दिख रहा है भाई, वाई एक्सिस है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको आर और क्यू के रूप में दर्शाना, तो आप ही एक चीज बताओ कि यदि ये एक्स है और ये वाई है, मतलब ये लंब है और ये मेरे पास क्या है, आधार है, तो मैं लिख सकता हूं भाई मेरे पास यहाँ पर लंब और आधार है और ये मेरे पास थीटा है, तो ये किसकी वैल्यू होगा, टेन थीटा की वैल्यू होगा। होगा कि नहीं होगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, बेस होता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एक्स और वाई के रूप में यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक्स और वाई के रूप में लिख सकता हूँ। ये तो होगा ना टेन थीटा के बराबर भाई, क्योंकि इसी को तो हम क्या कहेंगे, बिंदु का ध्रुवीय रूप के रूप में हम क्या करेंगे, जानेंगे। अब मैं मान लो भाग देता हूं, तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि x की वैल्यू हम किस रूप में दिखाएंगे, r cos थीटा के रूप में, और इसी प्रकार y की वैल्यू किस रूप में होगा, r sin थीटा के रूप में होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि यदि मैं मान कर लेकर चलूं कि आपके पास टेन थीटा बराबर, तो आप खुद एक चीज बताओगे कि जो टेन थीटा होता है, टेन किस किस से बना होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा अपान किससे बना होता है, तो मैंने कहा कॉस थीटा से बना होता है। बना होता है कि नहीं बना होता है भाई, बना होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा से। ये हमने बेस को वाई लिख दिया भाई। यहाँ पर 1 मिनट है ना, 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान समझना। परपेंडिकुलर मेरा y है तो यहाँ पर y लिखूंगा, और यहाँ पर बेस मेरा x है तो मैं x नीचे लिखूंगा ऐसे। क्लियर है। तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा, है ना, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा के रूप में होता है। इसी को यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक्स की वैल्यू यदि मैं एंगल के रूप में देखूं, ध्रुवीय के रूप में देखूं, तो क्या लिखा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, और वाई बराबर साइन थीटा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। लंब बटे कर्ण, अरे यार फिर इसको गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, ये सही लिखा था वो गड़बड़ हो गया। ये होगा आपके पास साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये डाटा बिल्कुल रटे रहना, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। क्लियर है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक एक डाटा यहाँ के इंपॉर्टेंट है भाई। यहीं से सवाल बनेगा, देखना जब मैं सवाल कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ से हम जब सवाल देखेंगे तो आपको एक एक डेफिनेशन का मैं निचोड़ पूछूंगा, फिर आप फंस जाओगे वहां पर। क्लियर। तो एक एक चीज को आपको रटना है, बिल्कुल कहीं लिख लेना है, कमेंट करना है कि क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेटा। अब ये ढाल क्या होता है, ढाल या प्रवणता, अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल। अब ये स्लोप क्या होता है या ढाल की प्रवणता क्या होता है, तो पहले इस चीज को समझो। ढाल या प्रवणता किसी भी रेखा के झुकाव को मापने का एक तरीका है। इसे रेखा के दो बिंदुओं के ऊर्ध्वाधर, है ना, परिवर्तन या तो y अक्ष पर
या तो क्षैतिज परिवर्तन x अक्ष पर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ढाल का मूल सूत्र आपके पास इस प्रकार है, AB बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के रूप में हमको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आगे हमको मिल सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं उसका बेसिक समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई निर्देशांक है इस प्रकार से, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक स्लॉप है, ढाल है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है कि वो पॉइंट है हमारे पास, इसको हमको बताना है। तो ये जिस एंगल से यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है ना भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी रेखा के झुकाव को मापने का एक तरीका, और ये लंबवत क्या होगा, एक दूरी को भी प्रदर्शित करेगा और एक साथ कोण के साथ, है ना, एक दूरी को प्रदर्शित करेगा एक कोण के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लॉप कहेंगे। ये स्लॉप हो सकता है बढ़ सकता है या तो घट सकता है, और ये स्लॉप हमेशा किसके बराबर होता है, स्लॉप को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, आगे आपको मिलेगा स्लॉप जो होगा हम इसको m से दर्शाएंगे, जैसे आगे आपको देखने को मिलेगा, और m की वैल्यू हमेशा tan थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पर आपको कोण के रूप में देखने को मिलेगा, तो ढाल का सूत्र क्या होता है, याद रखना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के रूप में हमको देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आया भाई, तो मैंने कहा एक डेटा मैंने बताया था आपको इससे पहले, ये वाले डेटा में हम देखे थे कि ये y2 है ना, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये किसका डेटा है, tan थीटा का डेटा है ना। वही डेटा हमारे पास ढाल के रूप में या स्लॉप के रूप में हमको देखने को मिलेगा। तो ये स्लॉप के रूप में यदि मैं रखना चाहूँ m की वैल्यू tan थीटा के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा के रूप में x एक्सिस और y एक्सिस को देखे थे, है ना, y एक्सिस है कि x एक्सिस है ना, जो भी हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे y2 माइनस y1 और यहाँ पर देखेंगे हम x2 माइनस x1 के रूप में। क्लियर है। तो ये दोनों डाटा आपको देखने को मिल सकता है और यही आपके पास स्लॉप का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब एक सवाल आ गया, यदि दो बिंदु ए के निर्देशांक A2 और 1 और 2 और बिंदु बी के निर्देशांक 5 और 7 है, तब अंतराल का AB का ढाल क्या हो, ये सवाल है। अब हमारे पास ढाल का फार्मूला क्या होता है, तो ढाल AB बराबर हम देखे हैं क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 और क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, ये होता है। अब मैंने एक चीज कहा, यदि ऐसा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये भाई मेरे पास x1 और ये x2 है और ये मेरे पास y1 और ये क्या है, y2 है। क्लियर है भाई। अब मैं डेटा रखूंगा डायरेक्ट, तो y2 मतलब 7 माइनस 5 और ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, 1 मिनट, है ना, ऐसे में होगा ये होगा आपके पास x1 y1 और ये होगा मेरे पास x2 और ये y2 होगा। क्लियर है, यही होगा, ऐसे निर्देशांक होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 7 है, ठीक है, y1 का मान कितना है, 2 है, तो मैं 2 को घटा दूंगा अपान, यहाँ पर x2 का मान 5 है माइनस y1 x1 का मान कितना है, 1 है, देखेंगे 7 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 5 और 5 में से 1 बच जाएगा तो आ जाएगा 4। तो ढाल कितना होगा या प्रवणता कितना होगा, तो मैंने कहा 5/4 होगा। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, मान लो कि एक मेरे पास प्रवणता थीटा डिग्री पर है, या मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, जिसमें मैंने 2 स्लॉप इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों जगह यदि थीटा डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तो उसके स्लॉप के मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, स्लॉप के मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये एक चीज मान लेना, यदि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, एंगल सेम है, तो एंगल सेम होते ही उन दोनों स्लॉप के वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ये अपरिवर्तित रहने वाला डेटा है, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखना है भाई। क्लियर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दिए गए 2 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को प्रथम बिंदु या द्वितीय बिंदु मानने पर उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं या अंतराल की प्रवणता पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो आप उन बिंदुओं की स्थिति को चेंज भी कर दोगे, तो स्थिति को चेंज करने पर भी उसकी प्रवणता या ढाल में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर है। ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं जब अंतराल क्षैतिज हो, जब अंतराल क्षैतिज चलने लगे और जब अंतराल मान लो ऊर्ध्वाधर होने लगे। अब यहाँ पर बात ढाल या स्लॉप की है, तो मान लो ये एक प्रकार का निर्देशांक है और इस निर्देशांक में मान लो
कोई इस प्रकार से आपके पास क्षैतिज चलने लगे। अब क्षैतिज चलने लगेगा तो क्या होगा, इस स्थिति में y2 और y1 की वैल्यू शून्य होगा, क्योंकि भाई y2 और y1 को हम क्या कहेंगे, ये भी आपके पास, चूंकि आपके पास y एक्सिस में x एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगा आपके पास y2 की, और ये y1 की वैल्यू भी कितने के बराबर होगा, जीरो होगा। तो हम कहेंगे कि जीरो में से जीरो घटा देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई याद रखना, जब अंतराल क्षैतिज हो तो उस स्थिति में y2 और y1 शून्य है, और इसलिए प्रवणता का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पर जो भी आपको प्रवणता मिलेगा ये किसके बराबर मिलेगा, जीरो के बराबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब अंतराल मान लो ऊर्ध्वाधर देखने को मिले, इस प्रकार से क्षैतिज देख ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर देखने को मिले, तो यहाँ पर क्या होगा, x2 और y2 शून्य होगा, है ना। कहने का मतलब ये है, इस डेटा को ध्यान समझना कि जब अंतराल क्षैतिज हो उस केस में अच्छे से मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब हमारे पास मैंने कहा ये, अब हमारे पास स्लॉप की बात करें या प्रवणता की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे y2 माइनस क्या होता है, y1 अपान x2 माइनस क्या होता है भाई, x1 होता है। इतना हमको पता है भाई, ध्यान से। अब मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, क्षैतिज हो जाए। ए और बी दोनों एक क्षैतिज लाइन है, मतलब एक सीधी रेखा है जिनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है। और जब कोई एंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि y2 और y1 का मान यहाँ पर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और y2 y1 यदि बराबर हो जाएगा तो आप एक चीज तो नोट करोगे कि y2 माइनस इसको y2 भी ले सकता हूं, तो दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जीरो को किसी भी अंक से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसकी प्रवणता का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैंने मान लो ये कहा कि अब ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज नहीं है, बल्कि कैसा है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। मान लो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो हम एक चीज कहेंगे कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लाइन में कि भाई आपके x2 और x1 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब x2 और x1 यदि आपके बराबर हो गए तो फार्मूला के हिसाब से यदि हम देखें कि y2 माइनस y1, और हम कहेंगे कि x2 माइनस x1, तो चूंकि आपके पास x2 और x1 तो आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर होते ही आपके पास y2 और माइनस y1 ये कुछ भी रहे, x2 में से x2 घटेगा बच जाएगा जीरो, और जीरो से यदि हम भाग देंगे तो परिभाषित नहीं कर सकते कि उसके रिजल्ट कैसा आएगा, इन्फिनिट आना चालू हो जाएगा, अनंत रिजल्ट आएगा। इसलिए इसको विभाजन परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाषित नहीं है। ये दोनों डेटा बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। क्लियर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, इस चीज को मानो। आगे बढ़ते हैं। रेखा की प्रवणता क्या होता है, जैसे हमने ढाल की प्रवणता देखी, सेम उसी प्रकार है ना भाई। रेखा में क्या हो सकता है एक या एक से अधिक पॉइंट हो सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मैंने ये कहा किसी निर्देशांक में एक लाइन इस प्रकार से एक एंगल के साथ यदि मैं बना दूं और जो कोण बनाए, थीटा कोण बनाए एक्सिस के साथ, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखा की प्रवणता कहते हैं। हमने एक रेखा दी है और उस पर हम क्या कर दिए, एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, रेखा की प्रवणता। यदि एक रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते, तब उस कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट को रेखा की प्रवणता कहते हैं, और इसे किसे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। जैसे मैं बताया था, और एम हमेशा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और इसी टेन थीटा की वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, तो y2 माइनस y1, और ये हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। तो हो सकता है ये मान लो हम इसको ऐसा नहीं कि यहीं तक रखें, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना, रेखा के इस रूप में जो रेखा के प्रवणता की बात करें तो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। कहने का मतलब अद्वितीय हल निकलता है। कैसा निकलता है हल, अद्वितीय हल निकलता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। कई बार पूछा जाता है कि अद्वितीय हल निकलेगा कि क्या निकलेगा। क्लियर है, किस प्रकार के हल निकलेगा इससे, तो हम कहेंगे भाई अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैंने बात किया रेखा का समीकरण क्या होता है। रेखा का समीकरण कहने का मतलब क्या है, ठीक है, आखिर रेखा का समीकरण क्या है। तो मैंने एक चीज कहा, रेखा के समीकरण को समझने के लिए मान लो मेरे पास ये लाइन है एक प्रकार की, इस प्रकार, ठीक है। मैंने कहा इसके निर्देशांक मान लेता हूं मैं x1 और y1 मान लेता हूं, है ना। एक निर्देशांक मान लेता हूं x2 और ये y2 मान लेता हूं। ध्यान समझने मेरी बात को, ठीक है।
मैंने कहा कि इन दोनों के बीच भी कोई पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने x और y मान लिया। कहने का मतलब ये है कि रेखा का समीकरण है ना, ध्यान समझना, x और y में एक ऐसा संबंध जिसे y यहाँ पर x होगा, x और y के सभी मान संतुष्ट करे तो वह संबंध रेखा का समीकरण कहलाता है। मतलब मैं कोई भी डेटा रख दूं x और y के संदर्भ में तो जितने भी समीकरण हो सब के सब संतुष्ट होने चाहिए, तब तो हम उसको रेखा का समीकरण के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैंने बात किया, इन दोनों के बारे में बात करूं, मान लो इन दोनों के बारे में बात करूं, है ना, इन दोनों के बारे में बात करें तो आप एक चीज नोट करो कि यदि इन दोनों x1 y1 और x2 और y2 के बारे में बात करूं तो मैं तो ये लिख सकता हूं कि भाई y2 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, y1 अपान फिर लिख सकता हूं x2 माइनस x1 लिख सकता हूं। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। यदि मैं केवल x1 y1 और x2 और y2 के बारे में बात करूं तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं मान लो कहूं इनके बारे में, दोनों के बारे में बात करूं, x1 y1 और x और y, हो सकता है कोई पॉइंट हो, तो आप एक चीज कहोगे कि यदि इन दोनों के रूप में देखा जाए तो ये बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, पहले वाले समीकरण के ही बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, तो पहले वाले समीकरण के यदि हमको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 अपान x माइनस x1 के बराबर होगा, ये बराबर होनी चाहिए और ये m के बराबर होनी चाहिए। m के बराबर कहने का मतलब जो हमने देखे यहाँ पर प्रवणता में देखे है ना, m tan थीटा के बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होना बिल्कुल अनिवार्य है दोस्तों। क्लियर है, अब हम कह सकते हैं तो इस हिसाब से हम ये पक्षांतर कर देंगे तो हमको जो समीकरण का फार्मूला मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में करके x माइनस x1 के बराबर होता है। और ये अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना, यहाँ पर एक एक पॉइंट जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब यहां से मान लो सवाल पूछ लिया जाए, बिंदुओं -2 3 और 3 5 को मिलाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने रेखा के समीकरण का फार्मूला अभी देखे हैं कि भाई y माइनस y1, ठीक है। फिर हम रख सकते हैं बराबर करके, क्या रख देंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे y2 माइनस y1 अपान, यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम किसी को 0 मान लेंगे, क्या y को कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो मैंने कहा y2 माइनस y1 और फिर मैंने लिख दिया x2 माइनस x1, ठीक है। ब्रैकेट करके फिर हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस x1, यही फार्मूला है भाई हमारे पास। अब आप खुद ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कहा कि ये वाले पॉइंट को मैंने मान लिया y1 x1, क्या मान लेते हैं हम, है ना, इस वाले जो पॉइंट होगा इसको हमने मान लिए x1 और इसको मान लिए y1 और ये हमारे लिए x2 और ये हमारे लिए y2। क्लियर है, अब आप खुद देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। y का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम y1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3, तो हम 3 रख देंगे बराबर, ठीक है। उसी प्रकार y2 का मान कितना है, आप कहोगे 5 है, y1 का मान कितना है तो आप कहोगे 3 है, अपान x2 का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, माइनस x1 का मान कितना है, तो माइनस का 2 है। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान तो हमको पता नहीं है, माइनस x1 का मान पता है, माइनस का 2 है। क्लियर है भाई, इतने डेटा है। अब मैंने ध्यान दिया, इसको ध्यान समझना, आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 3 इक्वल 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, गुणा यहाँ पर घटेगा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा आपके लिए 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, 5 का गुणा y के साथ होगा तो 5y माइनस 5 या 15 बराबर 2 का गुणा उधर होगा तो 2x प्लस 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, सभी डेटा को एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, तो y को उधर ले जा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y और ये हो जाएगा बराबर, यदि हम देखेंगे या हम ये कर सकते हैं, बराबर ना करते हुए माइनस 15 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से समीकरण हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा। तो 2x माइनस 5y इक्वल 19, ये होगा हमारे पास रेखा का समीकरण, और ये आपको बनना चाहिए। क्लियर दोस्तों, सभी से बनना चाहिए। यहाँ से जब हम सवाल देखेंगे तो हूबहू वही सवाल देखेंगे जो आपके व्यापम पैटर्न द्वारा पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ मोस्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है,
अब रेखाओं के प्रकार क्या होते हैं, तो हमने मूल रूप से 3 रेखाओं को ही लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी सवाल बनाए हैं व्यापम द्वारा इन 3 रेखाओं के ही द्वारा ही पूछे जाते हैं। तो सबसे क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि भाई कहीं भी 2 लाइन इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, तो इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। क्लियर है। ये रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, याद रखना। हो सकता है इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये रेखा हमेशा एक ही बिंदु पर मिलती है। यदि 2 रेखाएं मान लो, है ना, L1 और आपके लिए L2 का मान 0, तो रेखा तब प्रतिच्छेदी होगी जब उनका समीकरण निम्न हो। अब समीकरण किस प्रकार से होगा भाई, प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में। तो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होता है C1 और C2 को भी हम क्या कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैं कहूँगा A1x, है ना भाई, प्लस B1y प्लस C, और उसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C, इन दोनों का रिजल्ट मान लो यदि 0 आ जाए और इस समीकरण को मान लो क्या करे, संतुष्ट करे, तब तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी करते हैं। और इनका हल जो होता है हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है रेखाओं की ढलान अलग अलग होगी जिस वे एक बिंदु पर मिलेंगी, है ना, और इनका जो समीकरण होता है वो किस प्रकार, हमेशा अद्वितीय हल निकलता है। किस प्रकार का हल निकलेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से क्या होगा, हमको देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो मैं से कोई 2 समीकरण ले लूं, इस प्रकार से समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों में A1 A2 और B1 B2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है यहाँ पर C1 और C2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसको मान लो मैं एक समीकरण द्वारा आपको समझाना चाहूं, तो मैंने एक समीकरण, 2 समीकरण ले लिया। एक ले लिया मैंने, कहा भाई 2x प्लस 3y इक्वल 11, और फिर मैंने एक ले लिया कि 3x प्लस 4y इक्वल 11। क्लियर है। या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों को सेम ले सकता हूं, इन दोनों को सेम ले सकता हूं, जैसे इन दोनों को ले लिया इस प्रकार से। क्लियर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ए का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है, ए का प्रतिनिधित्व ये, बी का प्रतिनिधित्व ए, और सी का प्रतिनिधित्व। तो ये ए आपस में बराबर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोला हूं कि A1 A2 बराबर हो सकते हैं, लेकिन B1 B2 कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये दोनों बराबर में नहीं हो सकते। हाँ भाई, लेकिन C1 और C2 के बराबर हो सकते, ये भी आपके पास 11-11 दिया गया है। तो इस प्रकार के मान लो समीकरण बने तो उसका अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। और ये हमेशा रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाले रेखाएं कहते हैं इसको। क्लियर है। इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसके 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंटों को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम बात करेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब क्या होता है, इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं जिनको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। अब समांतर रेखा, ये रेखा कभी नहीं मिलती, यानी समाधान नहीं होता, मतलब इसका कोई हल नहीं निकाल सकते आप, है ना, कोई हल निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपस में मिलते नहीं है, पैरेलल लाइन है। तो ये रेखाएं कभी नहीं मिलती। अगर रेखाएं समानांतर है तब के कंडीशन में A1 A2 B1 B2 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि मैं आपको समझाना चाहूं कि मैंने 2 समीकरण ले लिया, एक ले लिया मैंने 2x प्लस 3y इक्वल 15 कर दिया, और एक ले लिया मैंने 2, है ना, चलो यहीं पर ले लेता हूं मैं कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल 19 कर दिया, 19 कर दिया। अब आप खुद देख पाओगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, और ये C की वैल्यू है। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 आपस में क्या है, बराबर है ना। जैसे यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 3y थी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन एक का रिजल्ट 15 आ रहा है और एक का रिजल्ट कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो रेखाएं होती है उन रेखाओं को हमेशा समानांतर रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और इनका कभी भी, है ना, हल नहीं निकाला जा सकता, इसका कोई हल नहीं होता। इसका अर्थ है कि दोनों रेखाओं का ढलान समान है, पर वे अलग अलग स्थान पर है ना, अलग अलग स्थान पर है, और इन रेखाओं का समाधान नहीं निकाला जाता, इसलिए कोई हल नहीं प्राप्त होता। याद रखना, क्या होगा, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ये अपने दिमाग में बिल्कुल लोड करके रखना है। क्लियर है भाई। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समपाती रेखाएं, है ना,
कोइंसिडेंट जो लाइन होता है क्या होता है, आप समांती रेखा मतलब क्या होता है, जैसे एक रेखा और इसी के ऊपर मैं एक दूसरी रेखा भी खींच देना चाहता हूँ इस प्रकार के। कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों रेखा समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, 0 है। भाई दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, एक ही रेखा है, एक ही लाइन पर है ना भाई, एक ही दिशा में है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कैसा है, 0 है। इन दोनों की जो बीच की दूरी होगा, डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो डिस्टेंस यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो मैंने कहा डिस्टेंस यहाँ पर होगा 0। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रेखाएं एक ही रेखा होती है, अर्थात उनमें अनंत समाधान होते हैं, इनका अनंत हल प्राप्त होता है। कई बार पूछा जाता है कि किसका अनंत हल प्राप्त होगा, किसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, किसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, इस प्रकार के अनेकों डाटा आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसका अनंत हल प्राप्त होगा, दो समीकरण संपाती होंगे, है ना। तो हमेशा याद रखना A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हमने ले लिए है कि भाई मान लो मैंने दो रेखा ले लिया, एक तो 2x प्लस 3y प्लस 5 की वैल्यू कितना हो गया, 0, और दूसरा ले लिया मैंने 4x प्लस 6y प्लस कितना 10, इसकी वैल्यू भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि भाई ये रेखा समानांतर नहीं है, तो क्या है कि भाई 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है, 5 का दुगुना 10 है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका हमेशा किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, अनंत हल देखने को मिल सकता है, इसके इन्फिनिट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इन जितने भी मैंने डेटा बताया हूं अभी तक, इन सभी डेटा को बिल्कुल लिख लेना कहीं कॉपी में और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है। कल के क्लास में हम यहाँ से जितने भी पॉसिबल सवाल हो सकते हैं, वो भी व्यापम क्या सोच सकता है ना। व्यापम के सोचने से पहले उस चीज को हमको सोचना है ना, तब हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर पाएंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख चुके हैं, और कल किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।